नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी यात्रा पर चर्चा करने के लिए जो यात्रा देश में किसी उत्सव से कम नहीं थी। हमारे देश की यात्रा पर आए हुए थे व्लादिमीर पुतिन। उनकी यात्रा के तुरंत बाद देश के अंदर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं रही, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ना केवल देश में अपितु विदेशों में भी जो चर्चाएं रही। अब आप पूछेंगे कि क्यों करने वाले हैं हम इसे। आपने कभी भी किसी वैवाहिक फंक्शन को अटेंड किया हो, किसी घर के कार्यक्रम को, बड़े कार्यक्रम को जब अटेंड किया हो, जिसमें लोग बड़ी उम्मीदों से आते हैं, घर का कोई बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम होता है, उसमें जब सब लोग आते हैं उस समय की चर्चाएं जितनी खास होती हैं कि साहब इस तरह का कार्यक्रम था, इस तरह का आयोजन था, वो तो एक चर्चा होती है। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद घर के लोग बैठते हैं, बतियाते हैं कि हाँ भाई देखिए उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, कार्यक्रम में ये अच्छा रहा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये और अच्छा हो सकता था। तो आप और हम कुछ वैसा ही बतियाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। पुतिन चले गए हैं, अब उनके पीछे क्या-क्या हुआ उसकी चर्चा आप और हम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पुतिन की यात्रा जितनी भारत के लिए खास थी, दुनिया के लिए भी खास थी, ये तो आप और हम जानते हैं। ये मतलब वैसा था जैसे कहीं पर कहते हैं ना कि कोई सेलिब्रिटी मैरिज है, तो उसमें जितना ज़्यादा शहर सज रहा होता है कि साहब बहुत इस हमारे शहर में फलानी जगह पर शादी हो रही है, या फिर कोई बड़ा आयोजन क्रिकेट का हो रहा है, या फिर कोई बड़े नेता की रैली हो रही है, या फिर कोई किसी सिंगर का आयोजन हो रहा है। तो वैसे ही आयोजन में जब किसी राजनेता का इस तरह से आगमन हो जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, तो आयोजन तो बड़ा कहा ही जाएगा। तो अपने साहब पुतिन आए थे, तो वहां से निकलकर जब जाने लगे, कौन छोड़ने गया था? तो जयशंकर साहब इन्हें छोड़ने गए थे। तो यहाँ पर आप जयशंकर साहब को देख सकते हैं सी ऑफ करते हुए। आपको मैं वीडियो दोबारा से चला के भी दिखा दूं। आप जब जा रहे हैं तो उस समय, और कब कब गए, कल शाम को चले गए थे। जब मैंने आपसे अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन करके कहा था कि आप जब देख रहे होंगे तब ये चले गए होंगे। तो आज के सेशन में जहां तक हमने कल आपको बता दिया था, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के डिनर तक की कहानी बता दी थी। डिनर के बाद क्या हुआ आज के सेशन में हम बताएंगे, और उसके बाद में दुनिया ने क्या कहा उसके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आप तस्वीरों में यहां देख सकते हैं, इन दोनों का एक साथ जाते हुए देख सकते हैं। मुलाकातों में चर्चा इस बात की बहुत थी कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी गर्मजोशी थी, जिस पर हमने पूरी तरह से चर्चा की थी कि प्रोटोकॉल टूटा था, तोपों की सलामी मिली थी। प्रधानमंत्री खुद पुतिन साहब को लेने पहुंचे थे। इस पर हमने कल प्रॉपर अंकित इंस्पायर इंडिया पर शाम को एक सेशन किया था। विजिट टू रिमेंबर एस जयशंकर साहब इनको छोड़ने जाते हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर जब आते हैं तो दुनिया की प्रतिक्रिया में ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपको पता है कि इन दो से आपका कंपटीशन है, या ये दो पड़ोसी ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मतलब चिल्पाव मचाएंगे। ऐसे में हमसे हमको इनसे भी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी, हमको इनसे भी थी। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें, सर कोई पाकिस्तान के बारे में बतिया क्यों नहीं रहा है, हमको उसकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ही नहीं, हम उसको मानकर चल ही नहीं रहे हैं कि उसको प्रतिक्रिया देने का भी अधिकार है। छी, साइड में पटक रखा है उसको। फिलहाल हम इन दो की चर्चा में हैं, क्योंकि दुनिया की जब तीसरी बड़ी पावर बनने वाले हैं हम अर्थव्यवस्था में, 1-2 सालों में जीडीपी के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में हमसे जो दो ऊपर हैं उनने क्या कहा हमारे लिए वो मायने रखता है, नीचे जो हैं वो तो भौं-भौं करते ही रहेंगे। ऐसे में फिलहाल दोनों की प्रतिक्रियाओं को भी हम समेटेंगे। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति भवन में पुतिन साहब की तस्वीर हमारे राष्ट्रपति के साथ दिखाई देती है। दोनों की तस्वीरों में एक दूसरे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में बैठा दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीर कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि यहां से फिर एक प्रोटोकॉल समझ में आता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति किस तरह से देश का प्रथम नागरिक है। प्रधानमंत्री उनके साथ जिस मुद्रा में बैठे हैं, दिखता है कि प्राथमिकता इधर दी गई है और प्रधानमंत्री यहां पर असिस्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत गणराज्य है, भारत एक रिपब्लिक है। हमारे देश के अंदर जो हमारा मुखिया है वो निर्वाचित है, और वही देश का प्रथम नागरिक भी है। तो तस्वीरों में ये चीज अच्छे से बयान होती हुई दिखी। राष्ट्रपति ने उनके स्वागत में कुछ कहा तो फिर पुतिन साहब ने भी उनके स्वागत में 2 बयान दिए। तो बयानों का सिलसिला बकायदा इस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति बोल रही हैं, संबोधित कर रही हैं, और दूसरी तरफ से आपने उठ करके उनको संबोधित किया। दोनों ने साथ में बातें की। इंडिया का फ्रेज है गो टुगेदर ग्रो टुगेदर, साथ चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बोले हमारे केस में ये साफ दिखता है, इंडिया और रूस के केस में ये साफ दिख रहा है। साथ में पुतिन ने कहा कि रशिया एप्रिशिएट्स कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड फ्रूटफुल टास्क अचीव्ड ड्यूरिंग स्टेट विजिट, और हम इस बात को बहुत ही एप्रिशिएट करते हैं जो हमारे बीच में फ्रूटफुल बातें हुई। एक चीज मैं आपको यहां पर दिखा दूं, यहां पर एक ट्विटर हैंडल आप देखते चलिएगा, रशियन टाइम्स का इंडिया का हैंडल है ये वाला रशियन टाइम्स जो है अब ये भारत में ओपन हो चुका है। ये रूसी न्यूज चैनल है, सरकारी स्टैंड ऑन, जैसे कि ब्रिटेन वालों का बीबीसी है, फ्रांस वालों का फ्रांस 24 है, जर्मनी वालों का डीडब्ल्यू है, ऐसे रूस का आरटी है, जैसे चाइना वालों का ग्लोबल टाइम्स है,
हमारा डीडी न्यूज है, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग एएनआई को देखते हैं, आपको लगता है वो सरकारी है जबकि वो एक प्राइवेट है। कुल मिलाकर के रूस वालों का हमारे यहाँ पर एक ऑफिस ओपन हो चुका है, पुतिन उसको भी इनॉग्रेट कर गए जाते जाते। अब ये खेल यहां से समझने योग्य है, जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आप और हम कई बार ये सोचते हैं कि आप और हम इस बात में खुश हुए, लेकिन हमें मिला क्या और हमने क्या कंट्रीब्यूट कर दिया। ये दुनिया में सारा खेल नैरेटिव का चल रहा है कि आप कैसे सोचते हैं और आपको कैसे सोचने पर विवश किया जाता है। खबरें जो है ना, मतलब जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, मीडिया, वो कैसे काम करती है आप इससे समझिए कि ये खबर आपको लाने वाला रशियन टाइम्स है ना। तो आरटी इंडिया जब आप तक खबर लेकर आ रहा है, हर कोई आप तक खबर पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि हम 140 करोड़ लोग जो है ना, ये कुछ भी ना करें, माहौल तो बढ़िया बना सकते हैं। किसका माहौल है, किसका मोमेंटम है, कौन सुना जा रहा है, कौन देखा जा रहा है, किसकी बात को कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये सब बातें सूचना के क्षेत्र में बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि इन्हीं माहौल से आगे चल के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए आपकी यात्रा यहां होती है, राष्ट्रपति के द्वारा रात्रि भोज दिया जाता है, भोज का मेनू वायरल होता है कि साहब क्या क्या खिलाया गया है। आप जब जा रहे होते हैं किसी फंक्शन के बाद, आपको रिटर्न में गिफ्ट दिए जाते हैं। शादियों का सीजन है तो हो सकता है कहीं से लड्डू आपको भी मिले हों। वैसे ही यहां पर जब ये लौट रहे हैं तो इनको कुछ गिफ्ट दिए गए हैं, जैसे मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी सेट दिया गया है, साथ में आसाम का ब्लैक टी दिया गया है, कश्मीरी केसर दी गई है, सिल्वर हॉर्स दिया गया है कि लीजिए साहब आप जा रहे हैं तो लेते जाइए। आप में से कुछ लोग सवाल करेंगे, सर क्या बात कर रहे हो। एक तरफ तो कहते हैं कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और गिफ्ट के अंदर इतने छोटू छोटू से 4 आइटम, इससे ज्यादा आइटम तो सर आपके पास दिवाली पर कंपनी वालों ने भेज दिए होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत ने फिर इतनी कंजूसी क्यों दिखाई? मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो भी खजाना गया है वो पुतिन पर्सनल यूज में नहीं रख सकते। सिमिलरली जब भारत के प्रधानमंत्री को कोई भेंट मिलती है तो वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होती, वो राजकोष में जाकर के जमा होती है। अगर चाहे सरकार तो उसकी नीलामी से भी पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको दान दिया है, हमने अपनी कुछ यादगार चीजें दी हैं कि भारत इज नॉन फॉर इट। हमारे कश्मीरी केसर प्रसिद्ध है तो हमारे यहाँ पर आसाम की ब्लैक टी भी फेमस है। हमने अपनी कुछ पहचान उनको भेंट की है, ना कि उनका और अपना रुतबा देखकर भेंट दिया है। रुतबा देखकर भेंट मांगने वालों को पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि वो जाते हैं तो वहां से दान में भी करोड़ों रुपया मांग लाते हैं कि सर आए हैं तो कुछ मुंह दिखाई के नाम पर कर दीजिए। इसी को तोशखाना विवाद कहा गया, जिसके चलते इमरान खान जेल में बैठे हैं। सरकार ने कहा कि इसने तो खजाना ही बेच खाया, उसमें महंगी घड़ियां लाया, लेकर के बेचकर पैसे कमा गया। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इनको एक मार्बल का चैश का सेट भी दिया गया कि लीजिए सर, मार्बल पर बना हुआ। आपको पता ही होगा राजस्थान का मकराना मार्बल काफी फेमस है, तो उस तरह के मार्बल पर इन्हें यह बनाकर दिया गया। इस पर फिर प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आई। प्रधानमंत्री भारत के जो हैं उन्होंने पूरा एक वीडियो निकाल करके, शॉर्ट वीडियो टाइप से निकाला। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये रूसी राष्ट्रपति अपनी पर्सनल कार में जो औरुस कार है उसके अंदर जाते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब पुतिन अपनी पर्सनल कार लेकर आए थे, लेकिन कल जब वो फॉर्च्यूनर में बैठे दिखाई दिए थे तब वो एक जेस्चर था भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर जाने का, साथ ही वैश्विक रूप से सभी को यह बताने का कि कैसे भारत जापानी कंपनी को प्रमोट कर रहा है। टोयोटा की कार आपने कल देखी होगी, किस तरह से फॉर्च्यूनर के अंदर बैठ करके आप जा रहे थे। ठीक है साहब, ये तस्वीरें वायरल होती हैं, बाहर निकल कर आती हैं। प्रधानमंत्री बताते हैं कि हमने 23वीं बार आपस में मुलाकात की, मुलाकात बहुत कंस्ट्रक्टिव रही। अब कल हम जब सेशन कर रहे थे तब हमने एक जिक्र किया था कि भारत ने कोई बड़ी डील नहीं की यहां पर, ना कोई बड़ी डिफेंस डील हुई, ना कोई बड़ी ऑयल डील हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, माहौल बहुत बन गया। माहौल ऐसा बन गया कि लगा कि बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या ये वाकई में इतना कंस्ट्रक्टिव विजिट था क्या? जब कोई डील ना हो तो ये विजिट कैसी खास हो सकती है? तो देखिए, ये विजिट डील से भी बड़ी विजिट कही जा सकती है। उसके कई मायने हैं, आप ऐसे समझिए। देखिए, डील करने के लिए तो जब देश के दो देशों के व्यवहार बहुत अच्छे चल रहे हों तो एक और स्तर ऊपर ले जाने में डील्स का योगदान होता है। लेकिन पुतिन भारत में यात्रा कर रहे थे 2021 के बाद। 4 साल बाद पुतिन की भारत यात्रा थी, ऐसे दौर में जब 4 साल से वो यूक्रेन से संघर्ष कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है। जब पूरी दुनिया उन्हें आइसोलेट करने लग रही है, उस समय वो भारत की यात्रा पर आते हैं। ऐसे में इस यात्रा का सिंबॉलिक महत्व बहुत था। अब इसके कैसे समझें? ऐसे समझिए कि कोई रिश्तेदार, दो रिश्तेदार हैं जो किसी कारण से नहीं मिल पा रहे हैं शादी के फंक्शन में, लेकिन इस बार वो बस आ गए। मायने ये नहीं रख रहा बातें क्या हुई, क्या भेंट दी गई, क्या वो लाए, क्या आपने दिया, ये मायने नहीं रख रहा। मायने सिर्फ इतना रख रहा है कि अगर वो आए थे
तो किस तरह से ये भेंट रही होगी, ठीक है। तो यहां पर आना बहुत मायने रखता है, विश्व के लिए इनका आना ही सबसे बड़ी सुर्खियों में शामिल हुआ। 27 घंटे का भारत दौरा उन्होंने पूरा किया, 2 दिन के लिए आए थे, एक रात रुके और चले गए। इसमें किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल डील नहीं हुई। एग्रीमेंट्स काफी सारे हुए, भारत और रूस साथ मिलकर आगे काम करेंगे, एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी करेंसीज में व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, $100 बिलियन तक व्यापार लेकर जाएंगे। इस तरह के सारे कमिटमेंट्स हुए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ साथ जो एफएसआर हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी पूरे मतलब मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि दोनों ने किस तरह से आगे चलते हुए भारत की और दुनिया की जो मतलब कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए, एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए, है ना, इन सब के लिए क्या-क्या बातें की, ये सब बातें इन्होंने जब मतलब मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताई। इसी ब्रीफिंग में इन्होंने ये भी बात बताई कि कुछ भारत के लोग ऐसे हैं जो रूस की सेना में जाकर शामिल हो गए हैं। जैसे भारत और रूस के बीच में जिस तरह के मतलब कनेक्टिविटी है, लोग जिस तरह से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसी तरह से भारत के लोग निकल करके यूक्रेन से लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल हो गए। यहां से गए थे लेबर वीजा पे और वहां जाकर के सेना में शामिल हो गए, और जब सेना में शामिल हो गए तो वहां से वीडियो बना के भेजते हैं कि साहब हमें जबरदस्ती इन्होंने सेना में डाल दिया। अब जबरदस्ती डाल दिया कि ये इसके लिए उपलब्ध हुए, ये तो खैर विचार विमर्श का विषय है। इनका अगर पॉइंट सही माना जाए, जो हमारे भारतीय वहां सैनिक बन के फंस गए, इनका कहना है कि जिस ब्रोकर के थ्रू काम करने आए थे उसने हमें काम के लिए ही बुलाया था, लेकिन बाद में वो ले जाता हमें आर्मी कैंप में छोड़ आया, कहा कि यहाँ पे सेना की सेवा करनी है, उनको सामान लॉजिस्टिक्स वगैरह पहुंचाना है, लेकिन वहां पे लॉजिस्टिक्स के नाम पर हमें गन पकड़ा देते हैं। अंग्रेजी उन लोगों को आती नहीं है, रशियन भाषा बोलते हैं, समझ कुछ नहीं आती, और हमें गन पकड़ा के बॉर्डर लाइन पर लड़ने भेज देते हैं। इस तरह के इनके वीडियोस निकल कर आते हैं। अब इसमें दूसरा पक्ष लोगों का कहना यह है कि कोई अंधा नहीं है, जब पता है कि पूरे देश में माहौल बना हुआ है, युद्ध चल रहा है, देश की सरकार बार-बार कह रही है कि आप जाकर दूसरे देश की सेना में शामिल मत होना, तो असिस्टेंट बनने भी क्यों ही जा रहे हो? पता है ना युद्धग्रस्त क्षेत्र है और वहां जाकर के आप काम करने जा रहे हो। पैसे का लालच अगर इतना है तो सरकार की बात भी ध्यान से सुन लो, एम्बेसी को एटलीस्ट ये इन्फॉर्म तो कर दो कि हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं, तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ से लीकेजेस हैं। अब भारत सरकार के सामने इन चीजों को लेकर प्रदर्शन जब हुए तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से पुतिन से बात करी और कहा कि देखो साहब, हमारे कुछ लोग वहां बंधक बनाकर आपकी सेना में डाल दिए गए हैं, उन्हें आप वापस भेजिए। अच्छा, रूस ना आजकल बहुत ही मॉडर्नाइज हो गया है, उसको सेना के लिए खुद के लोग मार नहीं है, वो पैसा फेंक रहा है। पैसा फेंक रहा है से मतलब है प्राइवेट सेना को लड़ा रखा है कि लड़ते रहो, हम पर तो कोई हमला करेगा नहीं, ये मशीनें हैं, चलाते रहो। ऐसे में अब सवाल बनता है कि ये क्या कहानी है? तो ये कहानी है प्राइवेट सेना की। आजकल रूस प्राइवेट सेना पर काम कर रहा है। दुनिया के बहुत से देश अब प्राइवेट सेना के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को हायर करके कंपनीज बना रखी हैं कि ये कंपनी सेना उपलब्ध कराएगी, और सेना उपलब्ध कराने के लिए दुनिया में कहीं से भी, नेपाल से ले लिया, अफ्रीकन देशों से उठा लिया, लोगों को लिया, ट्रेन किया, बता दिया कि तुम्हें बस युद्ध के अंदर यहां गोली चलानी है, हमारे पास पैसा है, हम अपने लोग क्यों मारें। ये भी युद्ध में एक अलग ही अवतार फिलहाल के लिए निकल कर आया है, ठीक है साहब। भारत के प्रधानमंत्री ने भी पुतिन से इस बारे में बात की कि भाई हमारे लोगों को वहां से लौटवाइए। हमने साथ में मैन पावर, मोबिलिटी, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, इन पर भी बात की। मेडिकल में एक बात निकल कर आई कि भारत ने ना यहां पर इन लोगों से जब बात की तो कैंसर के इलाज को लेकर के भी बात करी। अच्छा, कैंसर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने यहां रखना चाहूंगा कि भारत ने कैंसर के केस में इनसे ये कहा कि अभी हो क्या रहा है ना, मैं आपको यहां पे बताऊं कि अभी मीडिया में खबर चल रही है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है, और भारत अब वो वैक्सीन इनसे चाहता है कि ये वैक्सीन आप हमें भी उपलब्ध कराओ। तो वैक्सीन हमने इनसे लेने की बात की होगी, ऐसा लगता है। साथ ही साथ भारत के द्वारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर के भी बात हुई। जहाज निर्माण को लेकर बात हुई। जहाज निर्माण की क्या कहानी है? क्या हमारे यहाँ पे मझगांव जो शिप बिल्डिंग है वो ढंग से काम नहीं कर रही है क्या? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ की जहाज कंपनियां काम कर रही हैं। भारत या विकासशील जो देश है ना, वो जहाज निर्माण के साथ साथ स्क्रैप के लिए भी जाने जाते हैं। जहाज तोड़ करके उसमें से सारा सामान वापस रीयूज करना भी अपने आप में एक बड़ा व्यापार है। मतलब जहाज तोड़ करके दोबारा से सारा माल निकाल करके उसको यूज में लाना भी एक बड़ा धंधा है। इसको लेकर के भी आजकल दुनिया के देश प्रयास करते हैं, बांग्लादेश इसमें बहुत मेहनत करता है। तो जहाज निर्माण और जहाज का वापस से तोड़ करके उसको खंडित करके वापस से डिसमेंटल करना बड़ा काम है। ऐसे में जहाज निर्माण के लिए हमने इनके साथ बातचीत की। कौन सी जगह के लिए? असल में क्या है कि आप अगर मैप देखेंगे तो रूस के उत्तर में आपको आर्कटिक क्षेत्र दिखाई देगा, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन उस बर्फ के नीचे पानी है। पानी है मतलब आर्कटिक सी है और उसके ऊपर बर्फ है। रूस अपने जहाजों को उस बर्फ पे से भी चला देता है।
तो वो स्कीटिंग करके नहीं जाते हैं, वहां से स्की करते हुए नहीं निकलते हैं, तो ये बर्फ काटते हुए चलते हैं। अब हम सोचकर देखिए कि एक जहाज को चलना है, बर्फ काटते हुए चलना है। अच्छा, जहाज जितना ऊपर दिखता है उसमें से काफी सारा हिस्सा जहाज का जमीन पानी के अंदर भी डूबा होता है, क्योंकि तभी उसका एक प्रॉपर बैलेंस स्थापित होता है। अब वो जहाज बर्फ में से निकल रहा है, तो इनके क्या है ना, आगे की तरफ बर्फ काटने की बहुत बड़ी मोटर लगी होती है, और इतनी भारी बर्फ को काटना कि जहाज वहां से बिना रुके निकल जाए, ये सोचने की बात है। रूस इस क्षेत्र में महारत हासिल कर लिया है। तो भारत ये कह रहा है कि साहब, आर्कटिक क्षेत्र तो हम भी, हमारे लिए भी खुला है, अंटार्कटिका आर्कटिका हमारे लिए भी खुला है। ऐसे में हमें भी आप सिखाइए कि जहाज निर्माण कैसे होता है, और हम मिलकर के आपके साथ जहाज बनाएंगे, पोर्ट पर हम काम करेंगे, जहाज निर्माण में हम काम करेंगे। इस बार जब रूस वाले आए थे ना, तो वो ये चाहते हुए आए थे कि भारत की कंपनियां भी रूस में काम करने आए। ऐसा क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियों ने अपना काम बंद कर दिया है रूस में करना। जब से सैंक्शन लगे हैं, सारे विदेशी ब्रांड लौट करके अपने अपने देश चले गए। तो भारत शिप निर्माण के लिए वहां पर जाएगा। ऐसा ही एक समझौता फर्टिलाइजर को लेकर हुआ। रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है उरुलकेम। उरुलकेम, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। भारत और रूस के बीच में ना, हमको केवल तेल दिख रहा था, फर्टिलाइजर को लेकर के भी तगड़ा व्यापार हुआ। मतलब प्रकृति ने रूस को कुछ विशेष रूप से सुविधाएं दी हैं। जैसे एक सुविधा रूस को यह मिली है कि वो तेल का प्रचुर भंडार रखता है, साथ ही साथ यूरेनियम का प्रचुर भंडार, कोयले का प्रचुर भंडार और फर्टिलाइजर का प्रचुर भंडार रखता है। साथियों, फर्टिलाइजर्स जो है ना, वो बहुत से देशों की फिलहाल की बड़ी जरूरतों में है। भाई, सोडियम पोटेशियम, ये जो एनपीके वाले जो आपके नाइट्रोजन पोटास और कैल्शियम वाला जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एनपीके वहां से हमारे लिए फर्टिलाइजर बनकर आता है। आप सोचिए कि 2017-18 में हम अपनी कुल फर्टिलाइजर इंपोर्ट का लगभग 8% रूस से मंगाते थे, लेकिन रूस ने हमारे पास में फर्टिलाइजर 2023 में हमारी कुल जरूरतों का 27% भेजा। यानी जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसमें 27% रूस से आ रहा था। इसका मतलब हमने केवल तेल ही नहीं खरीदा, फर्टिलाइजर भी खरीदा। इस बार जब रूस वाले यहां आए, तब हमने इनके साथ कहा कि हम आपकी यूराल कैंप के साथ मिलकर के आपके देश में ही फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगा लेते हैं, वहां से हम अपनी जरूरतों के हिसाब से फर्टिलाइजर मंगाते रहेंगे। तो ये भी एक बात यहां पर निकल कर आई। परमाणु ऊर्जा को लेकर के बातचीत हुई कि हम पोर्टेबल न्यूक्लियर पावर सिस्टम बनाएंगे। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, रूस ने कुछ ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जो कि चल ही न्यूक्लियर फ्यूल से रही हैं। जैसे एक टॉर्पीडो बनाया उसने, जो कि जिसको न्यूक्लियर ड्रोन कहा गया, कि समुद्री ड्रोन है, पानी का ड्रोन है, वो बनाया जिसमें न्यूक्लियर सिस्टम लगा हुआ है। फ्यूल पता ही नहीं चल रहा है, इनबिल्ट सिस्टम के साथ चल रहा है। ऐसे ही इन्होंने भारत के साथ कहा कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जिन्हें जरूरत के साथ ले जाया गया। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? देखिए क्या है ना, न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत लंबे समय तक पैदा किया जा सकता है। एनर्जी के साथ बड़ा चैलेंज क्या है? अगर आप किसी सुदूर क्षेत्र में हैं, वहां पर कोई रिसर्च काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, तेल कंपनी है, तेल खोजने के लिए समुद्र में गई हुई है। जब तक तेल नहीं मिला, तो उसे फ्यूल को फूंकने के लिए बड़ी मात्रा में तेल जलाना पड़ेगा, बिजली जलानी पड़ेगी, तब जाके काम चलेगा। ऐसे में अगर आपने एक पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट बनाया और वो उसको पकड़ा दिया, जैसे सबमरीन के अंदर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, ऐसे ही सोचकर देखिए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की दिक्कतें हैं, वहां पर छोटे छोटे रिएक्टर लगा दिए कि चलो भाई, जैसे बार्क में लगा हुआ है कि भाई चलो ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया, इससे वहां की बिजली पैदा होती रहेगी, छोटे जनरेटर्स हो गए। इसको लेकर के बात हुई। साथ ही साथ दुनिया, मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडानकुलम में बन रहा है, उसको लेकर भी इनके बीच में बात हुई। अब सवाल आता है कि साहब, ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई, इन बातों के बाद में क्या और ऐसी चीज निकल कर आई जिसको कि दुनिया ने देखा? तो साहब, इस कार्यक्रम के बाद हुई चर्चाओं में वेस्ट ने, यानी कि पश्चिमी देशों ने, इसे बैलेंसिंग एक्ट की तरह से लिया कि भारत ने अमेरिका और रूस को बैलेंस करने में कामयाबी ले ली। अर्थात भारत ना तो रूस का बुरा बना इस यात्रा से, और ना ही अमेरिका का। रूस को इतना भी नहीं दे दिया जिससे कि अमेरिका नाराज हो जाए, और रूस से इतना कम भी व्यवहार नहीं रखा कि रूस नाराज हो जाए। भारत दोनों को मनाए चलने में कामयाब हुआ, और यह बात हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कही गई कि हम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि इस बात को अमेरिका के कुछ लोगों ने अमेरिका के खिलाफ ही माना, ट्रंप के फेलियर के रूप में, कि सोचो, जो ट्रंप कह रहे थे कि मैं आइसोलेट कर दूंगा पुतिन को, वो भारत में शान के साथ आए हैं, रेड कारपेट वेलकम लिया है। इस तरह के वीडियोस भी बाहर निकल कर आए वैश्विक मीडिया में। जैसे एक वीडियो काफी वायरल रहा फ्रांस 24 का, जिसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जो इतनी तेजी से आगे बढ़ती हुई आ रही है, पुतिन वहां पर इतना सम्मान पाते हैं। तो वैश्विक रूप से अगर आइसोलेट कोई हुआ है, तो लग रहा है कि यूरोप आइसोलेट हो गया है। पुतिन तो पूरी दुनिया में चल ही रहे हैं, जहां मन में आता है वहां पहुंच जाते हैं।
कुल मिलाकर के ये पूरी दुनिया को एक मैसेज के रूप में देखा गया कि पुतिन ने भारत आकर के विश्व को मैसेज दे दिया कि मैं आइसोलेट नहीं हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपके डर से कुछ कर नहीं पा रहा हूं तो ऐसा नहीं है। ये यात्रा पर अब सवाल आता है, चाइना वालों ने क्या कहा। चाइना वालों ने इस यात्रा की तारीफ की। इस तारीफ में इन्होंने कहा कि मॉस्को और भारत के बीच में जिस तरह की बातचीत हुई, ये दिखाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को आइसोलेट नहीं कर सकता। ये क्या कहानी है? जैसे अमेरिका वाले कहे फिर रहे हैं बार-बार कि हम आइसोलेट कर देंगे, हम आइसोलेट कर देंगे। बोले कोई किसी को आइसोलेट नहीं कर सकता, ये साफ बात पता चलती है। किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते, सबको मिलके चलना होगा। इसी के बीच में रशियन टाइम्स का यहां पर भारत में ऑफिस ओपन होता है, जिसकी न्यूज निकल कर आती है। बाकायदा पुतिन इसको इनॉग्रेट करते हैं, बोलते हैं कि चलिए स्वागत है। तो रशियन टाइम्स का ऑफिस भारत के अंदर ओपन हो जाता है, दिल्ली के अंदर ओपन होता है। अब यहां पर भी न्यूज चलना शुरू होंगी। अब रह गए ट्रंप, उनकी कोई प्रतिक्रिया रही क्या? ट्रंप देखिए इस समय शांति की घोषणा में लगे हैं। दुनिया में आए या नहीं आए, ट्रंप ने खुद ही शांति पुरस्कार पहन लिया। हद यह है कि मिस्टर पीस प्रेसिडेंट बनने निकले डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें नोबेल पीस पुरस्कार की बेहद बड़ी तमन्ना थी, वो गले में पीस पुरस्कार पहनते दिखाई दिए। लेकिन इस बार जो पीस पुरस्कार था वो फीफा पीस पुरस्कार था। वर्ल्ड कप फीफा के द्वारा वाशिंगटन में इनको फीफा पीस पुरस्कार दिया गया, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ट्रंप उसे शांति पुरस्कार के रूप में ले लिए। तो क्या भारत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें यह निकल कर आया कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील जल्दी ही होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत इन दोनों को साधने में कामयाब हो गया है। अमेरिका से ट्रेड डील भी होगी तो रूस के साथ में हमारे रिश्ते भी बहाल रहेंगे। कुल मिलाकर के ये बात रही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे साथियों, हर बार की तरह कल फिर रविवार को शाम 7:30 बजे होगी आपके साथ रविवार वार्ता अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो आप मुझसे लाइव पूछना चाहते हैं, उनके लिए आप जरूर हाजिर हों। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही साथ हमारी एसएससी की हिंदी मीडियम में किताब आ चुकी है, जिस किताब में एसएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। आप उसे अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला से, जिसका लिंक लगा है कमेंट बॉक्स में। अपनी पाठशाला पर आप हमारे जीएस फाउंडेशन के कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। यूपीपीएसआई की मूल विधि संविधान की पुस्तक आप वहां से ले सकते हैं। जर्नल साइंस की हिंदी और इंग्लिश में पुस्तक आप ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज के जो जितने भी नोट्स हैं, आप सब कुछ प्राप्त वहां से कर सकते हैं। आप जाकर अवश्य उसे चेक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।